तो आज अपन बात करेंगे कौन से चैप्टर की, रिडोक्स रिएक्शन की। रिडोक्स रिएक्शन से भी एक क्वेश्चन जेट में पक्का आता है। तो देखो, सबसे पहले अपन रिडोक्स रिएक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है, साथ में होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रिडोक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो रिडोक्स अभिक्रिया की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो रिडोक्स अभिक्रिया के लिए अपन बोल रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना होगा। भाई ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। वैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखो समझाने के लिए एक ओल्ड कॉन्सेप्ट जो चलता है, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार अपन बोलते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल सी बात, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर ऑक्सीकरण के अगर अपन डिफाइन करते हैं ऑक्सीकरण, और एक अपन यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, अपचयन की। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की देखो सिंपल सी अपन यहां पे बोले ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी परमाणु से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पे अपन अपचयन का मतलब हो गया किसी परमाणु से ऑक्सीजन का हटना, रिमूव होना, क्या कहलाएगा आपके पास में, अपचयन कहलाएगा। इसी प्रकार अपन बोल सकते हैं किसी परमाणु से हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना आपके पास में क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इधर अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन, किसी परमाणु से हाइड्रोजन का जुड़ना आपके पास में उसका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा, जुड़ना। फिर अपन बात करते हैं, यहां पे अपन बोलते थे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का निम्न विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ना, यानी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इधर अपन क्या बोल सकते हैं, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु का हटना क्या कहलाएगा आपके पास में, अपचयन कहलाएगा। तो यहां से इस डेफिनेशन से तो कोई मतलब नहीं है। आगे अपन देखो जो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो देखो आप, सबसे पहले अपन ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, ऑक्सीकरण। देखो ऑक्सीकरण के लिए अपन बोलते हैं किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो घटना होती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो घटना होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने की जो घटना होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है आपके पास में, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन के त्यागने से होता क्या, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो देखो धनावेश में वृद्धि होती है। जैसे धनावेश में वृद्धि कैसे होगी, जैसे ये पहले आपके पास में एम प्लस में कोई परमाणु, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, आपके पास में माइनस का एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो अब चार्ज कितना हो जाएगा इसके ऊपर, M2+। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, धनावेश में क्या हो रही है, वृद्धि, यानी +1 से किस में जा रहा है, +2 में। दूसरा अपन बोल रहे हैं ऋणावेश में कमी होती है। तो ऋणावेश में कमी होती है, तो यहां पे अपन बात करें, जैसे ये आपके पास में परमाणु -2 में है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो यहां पे अब चार्ज कितना हो जाएगा आपके पास में, -1 हो जाएगा। तो ऋणावेश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, ये दो परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है ना, ये आवेश ही क्या कहलाता है आपके पास में, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन है नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना। मेन दो बातें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रक्रम को अपन ऑक्सीकरण बोल सकते हैं, या अपन बोलते हैं ऑक्सीकरण किसको बोल सकते हैं, ऑक्सीकरण अंक में क्या होने को, वृद्धि होने को। इसके अलावा देखो ऑक्सीकरण एक वी इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रम है, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो कौन सा, एक डी इलेक्ट्रोफिकेशन प्रोसेस है आपके पास में, तथा ये एक उष्माशोषी प्रोसेस है। उष्माशोषी क्यों आपके पास में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर अपन निकालते हैं किसी परमाणु को या द्वारा देते हैं, तो अपन आयनन एंथैल्पी की बात करते हैं, जैसे बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन सिंपल सी डेफिनेशन है। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, अपचयन की। तो देखो रिडक्शन किसको बोलते हैं, वही किसी परमाणु, अणु या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब की बार ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो अपचयन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से क्या क्या परिवर्तन होंगे, सबसे पहले तो धनावेश में क्या होगी, कमी होगी। धनावेश में कमी कैसे होगी, जैसे M2+ में है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेगा, तो ये किस में चला जाएगा आपके पास में, M- वो M+ में। चार्ज प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास में 1, तो +2 से किस में जा रहा है, +1 में। धनावेश में क्या हो रही है, कमी। ऋणावेश में क्या हो जाएगी आपके पास में, वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे अगर अपन बात करें, जैसे आपके पास में -2 में है, अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता, तो आपके पास में किस में चला जाएगा, M3- में। तो ऋणावेश में क्या हो रही है आपके पास में, वृद्धि हो रही है। और अपन बोलते हैं ये जो आवेश है यही क्या कहलाता है आपके पास में, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है। तो अपचयन की सिंपल सी परिभाषा याद रखनी है, किसी परमाणु के द्वारा या अणु के द्वारा या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के प्रक्रम को अपन क्या बोल सकते हैं, अपचयन।
और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से क्या क्या होगा आपके पास में, धनावेश में कमी होगी, ऋणावेश में वृद्धि होगी। या इस आवेश को अपन ऑक्सीकरण अंक बोले तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी आपके पास में, कमी होगी। इसके अलावा अपन बोलते हैं अपचयन एक कौन सा प्रक्रम हुआ, इलेक्ट्रॉनीकरण प्रक्रम हुआ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की जो डेफिनेशन दी गई है वो किसके आधार पर दी गई है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखो ऑक्सीडेशन नंबर की। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे अपन डेफिनेशन यूं दे सकते हैं, देखो ये ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में, जैसे परमाणु पर उपस्थित आपके पास में आवेश होता है उसी को तो ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं अपन। जैसे ये +4 है, +3 है, +2 है आपके पास में, +1 है, 0, -1, -2, -3, -4। तो देखो नीचे से अगर ऊपर की ओर चलते तो आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ये तो क्या कहलाएगा आपके पास में, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। और अपन बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, यानी 0 और -1 की बात करें तो ज्यादा चार्ज कौन होता है, 0 होता है। तो अपन बोलते हैं अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, कमी होती है। -1 और -2 की बात करें तो -1 बड़ा है, तो यहाँ पे इस घटना को अपन क्या बोल देंगे, अपचयन बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अपचयन। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण अंक में कमी होना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या, ऑक्सीकरण अंक होता क्या है। तो ऑक्सीकरण अंक होता किसी यौगिक में तत्व के परमाणु पर उपस्थित दिष्ट आवेश ही तत्व का क्या कहलाता, ऑक्सीकरण अंक कहलाता, या परमाणु का क्या कहलाता, ऑक्सीकरण अंक। यानी कोई यौगिक है, उस यौगिक में परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होता है, और यह आवेश उत्पन्न किससे होता है, विद्युत ऋणता से। यानी विद्युत ऋणता के कारण अपन बोलते हैं कोई यौगिक है या अणु है, उसमें परमाणुओं पर विद्युत ऋणता के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उस आवेश को अपन क्या बोल देते हैं, ऑक्सीकरण अंक बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखो, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये आपके पास में हाइड्रोजन आपके पास में अणु है, H2 है ये आपके पास में। यहाँ पे अपन बोलते हैं दोनों हाइड्रोजन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, समान है। तो इसका मतलब जब समान है तो इस साजित इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई भी परमाणु अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना हो जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, 0। अगर अपन HCl की बात करें तो देखो यहाँ पे विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की है, और कम विद्युत ऋणी कौन है आपके पास में, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं कि इसके ऊपर चार्ज माइनस का हो जाएगा और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस का। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हुआ, हाइड्रोजन का कितना हुआ, +1 हुआ। तो यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि ये जो आवेश होता है परमाणु पर वो विद्युत ऋणता के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। उदासीन यौगिक होता है, उस उदासीन यौगिक में सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का जो योग है, यानी ऑक्सीकरण अंकों का योग है, वो किसके बराबर होगा आपके पास में, 0 के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके पास में H2 की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो तो कितना होगा, -2। और 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का +1 होगा, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का +2 और ऑक्सीजन का -2। तो टोटल आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर का अगर अपन योग करेंगे तो ये टोटल किसके बराबर आएगा आपके पास में, 0 के बराबर। तो उदासीन यौगिक में सभी तत्वों के या सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और यहां पे अपन बोलते हैं आवेशित यौगिक में सभी तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें इस बात की, जैसे मैंने यहां पे लिखा MnO4-, ये आपके पास में मैग्नेट आयन है। अगर इसकी बात करते हैं अपन है, पर मैग्नेट आयन है ये, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब Mn और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग है ना, वो किसके बराबर होगा आपके पास में, -1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, -1 है। यानी मैग्नीज और आपके पास में ऑक्सीजन दोनों परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग -1 के बराबर होगा। फिर देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने के तरीके। तो ऑक्सीकरण अंक की तो सिंपल सी परिभाषा है भाई, यौगिक या अणु के अंदर परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होगा, दिष्ट आवेश होगा, वही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण अंक कहलाएगा। और ये जो दिष्ट आवेश है ये उत्पन्न किसके कारण होता है, विद्युत ऋणता में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद में अपन ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के अगर अपन कुछ रूल पढ़ते हैं तो देखो सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यौगिक में क्षारीय धातु, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम और फ्रांसियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना होता है, +1। क्यों,
क्योंकि इनके क्षारीय धातुओं का जो आपके पास में आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, NS1 होता है, यानी बाह्यतम कोश में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। और धातु की प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, तो बाह्यतम कोश से अपना कितना इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये एक। तो क्षारीय धातु हमेशा यौगिकों में केवल कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, केवल प्लस का 1 करते हैं। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और ये आपके पास में रेडियम, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस का 2 होता है, क्योंकि इनके क्षारीय मृदा धातु के जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो कितना होता है आपके पास में, NS2 होता है। कितना होता है, NS2। और मुक्त अवस्था में धातुओं का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जब मुक्त अवस्था में होगी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा तो अपन बोलेंगे किसी प्रकार का धातु पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो मुक्त अवस्था में जैसे ये सोडियम है, ये यौगिक अवस्था में नहीं है, केवल सोडियम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करेगा क्या, नहीं करेगा। तो यहां पे अपन बोलेंगे जो सोडियम है इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपके पास में, ये ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपके पास में, 0। जबकि यही यौगिक के रूप में अगर आपके पास में जैसे NaCl लिखा मैंने, तो इसका मतलब फिक्स है, सोडियम का तो हमेशा कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो यहां पे आपको पता है कि ये उदासीन है, तो इसका मतलब जब सोडियम का प्लस का 1 है तो क्लोरीन का कितना होना चाहिए, माइनस का 1। तभी तो दोनों परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा आपके पास में, 0 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखो यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः कितना होता है, प्लस का 1 होता है। देखो हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो आपके पास में क्या होता है, 1s1 होता है। हाइड्रोजन दो चीजें कर सकता है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो ग्रहण करता है, तब तो ये आपके पास में इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2, क्योंकि पहले कोष में आपके पास में केवल क्या होता है, s उपकोष ही होता है। तो यहां पे तो अपन बात करते हैं हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, माइनस का 1 होगा। या एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इसके आउटर सेल में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 1s0 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, प्लस की 1। तो सामान्यतः तो अपन ये मानते हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, प्लस का 1 होता है। लेकिन देखो यदि उच्च धनी धातु जैसे लिथियम हो गई, आपके पास में क्षारीय धातु हो गई, क्षारीय मृदा धातु हो गई, इसके अलावा संक्रमण धातु हो गई आपके पास में, तो इनके साथ में एल्यूमिनियम भी होगी आपके पास में जैसे, तो इनमें ये अपने निम्न विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में, तो ये धातुएं हैं, तो धातुओं के साथ में जब हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो धातु की तो प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की रहेगी, और यह हाइड्रोजन अपने से निम्न विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में, तो उससे भी इसकी क्या रहेगी, प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन लेने की रहेगी। तो वहां पे अपन बोलेंगे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। कितना होगा, माइनस का 1। जैसे अपन बात करें, ये मैंने लिखा सोडियम हाइड्राइड लिखा आपके पास में, ये कैल्शियम हाइड्राइड आपके पास में, ये कैल्शियम हाइड्राइड है। तो यहां पे आपके पास में जो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा, कैल्शियम तो यौगिक में है, तो इसका तो कितना होगा, प्लस का 2। तो इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन का कितना होना चाहिए, माइनस का 2। तो इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 1 होगा, और इस हाइड्रोजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। यहाँ सोडियम का प्लस का 1 है तो हाइड्रोजन का कितना होगा, माइनस का 1 होगा। कितना होगा, माइनस का 1। तो हाइड्रोजन उच्च धनी धातु के साथ में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और बाकी अगर हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में, जैसे अपन बात करते हैं यहाँ पे, ये जैसे HCl की बात करें अपन यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का यहाँ पे प्लस का 1 होगा और क्लोरीन का माइनस का 1 होगा। अगर अपन बात करें जैसे ये आपके पास में H2O की बात करें, तो हाइड्रोजन का तो कितना होगा आपके पास में, प्लस का 1, और ऑक्सीजन का कितना होगा, माइनस का 2। क्योंकि उदासीन है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन का प्लस का 2, तो अकेले ऑक्सीजन का कितना होगा, माइनस का 2। तब भी तो तीनों परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा आपके पास में, 0 के बराबर आएगा। तो हाइड्रोजन का सामान्यतः प्लस का 1 मानना है, लेकिन अगर धातु के साथ में हो हाइड्रोजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानोगे आप, माइनस का 1 होगा। कितना होगा, माइनस का 1। एक एग्जाम्पल और पूछा जाता है, जैसे यहां पे अपन बात करते हैं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर मैं एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहां पे अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन देखो धातु के साथ में एल्यूमिनियम के, तो अपन यहां पे बोलेंगे हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 में होगा। किस में होगा, -1 में। तो देखो जिसका ज्ञात करना होता है ना आपको, उसको अक्स मान लेते हैं अपन। लिथियम का अभी आपको पता, क्षारीय धातु का यौगिकों में हमेशा कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो एक लिथियम है तो इसका प्लस का 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का आपको पता है किसके साथ में, अपने से निम्न विद्युत ऋणी परमाणु के साथ में, यानी धातु के साथ में, तो ये कितने करेगा, -1। तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, -4।
अब आपको बताइए उदासीन यौगिक है, इसका मतलब सबके ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपके पास में ऑक्सीकरण है, इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अपन इक्वेशन बना ली। तो अक्स बराबर अगर आप देखोगे मैं 4 को अगर उधर ले जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये अक्स बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपके पास में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3 आएगा। कितना आएगा, +3। तो अगर आपको पूछ ले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में अगर अपन बात करें तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपके पास में, +3 होगा, और यहाँ हाइड्रोजन का कितना आपके पास में, -1 है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः अपन -2 मानते हैं। कितना मानते हैं, -2। देखो ऑक्सीजन के जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अगर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक 8 है तो आउटर सेल का जो अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं वो अपन बोलते हैं 2s2 2p4 है। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसको 2 की। इसके अलावा ऑक्सीजन अपन बोलते हैं फ्लोरीन के बाद में दूसरे नंबर का सबसे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है वो आपके पास में, फ्लोरीन की ईएन होती है वो कितनी होती है आपके पास में, 4। और आपके पास में ऑक्सीजन की जो ईएन होती है, विद्युत ऋणता होती है वो कितनी होती है आपके पास में, 3.5। तो यानी ऑक्सीजन दूसरे नंबर का सबसे उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है। तो सामान्यतः ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, 2। तो अपन ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो सामान्यतः कितना होता है, -2 होता है। तो देखो अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तब तो इसको बोलते हैं अपन सिंपल ऑक्साइड बनाता। क्या बनाता है, सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड बनाता। अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी शो करता, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंद हो तब अपन बोलते हैं, अगर -1 होता तब अपन बोलते हैं ये प्रोक्साइड बनाता। क्या बनाता है, प्रोक्साइड। और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का अगर हाफ हो आपके पास में तो ये सुपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड। और एमओटी सिद्धांत के अनुसार आपको पता होना चाहिए कि जो सुपर ऑक्साइड होता है वो तो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का। बाकी ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देखो, जैसे देखो ये मैंने आपके पास में BaO2 पूछा। अब देखो बेरियम का तो यौगिक में बेरियम का तो फिक्स है, कितना होगा, +2 होगा। आपको पता बेरियम और ऑक्सीजन दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन का, यहां पे अपन बात करिए 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 अक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 ही होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, -2। यानी 2 ऑक्सीजन परमाणुओं का ऑक्सीकरण कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए। तब भी तो बेरियम और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो यहां पे अगर एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक की बात करें तो कितना हो जाएगा आपके पास में, -1 हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक -1 है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, बेरियम प्रोक्साइड बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसको मैं, बेरियम प्रोक्साइड है। ये आपके पास में क्या है, बेरियम प्रोक्साइड। इसी प्रकार अगर अपन एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिखा है आपके पास में KO2। अब KO2 की बात करें तो आपको पता पोटेशियम का तो फिक्स है आपके पास में, यौगिक में कितना होगा, +1 होगा। क्षारीय धातु है ना ये तो। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने आपके पास में, 2। तो इसका मतलब 2 ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, उदासीन है ये आपके पास में। इसका मतलब पोटेशियम और दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो 0 करने के लिए जब पोटेशियम का +1 है, इसका मतलब दोनों ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए आपके पास में, -1 होना चाहिए। इसका मतलब एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपके पास में, -1/2 हो जाएगा। जब -1/2 होता है तब इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बोलते हैं या सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड। तो यहां पे इसका जो नाम होगा वो अपन क्या बोलेंगे, इसको पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलूंगा। मैं क्या बोलूंगा, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ ले, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड है, कौन सा प्रोक्साइड है, कौन सा सुपर ऑक्साइड है। तो आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो सिंपल ऑक्साइड है, -1 है तो प्रोक्साइड है, और माइनस का अगर आपके पास में हाफ है तो कौन सा होगा, सुपर ऑक्साइड होगा। जैसे ही अपन और एग्जांपल की बात करें, जैसे अपन प्रोक्साइड की बात करते हैं, देखो ये जैसे H2O2 है आपके पास में, क्या ये आपके पास में H2O2। अब H2O2 की बात करते हैं तो देखो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंध है ना यहाँ तो यहाँ तो दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान है। तो बताओ इस बंध के इलेक्ट्रॉनों का तो विस्थानीकरण होगा क्या, नहीं होगा। बाकी यहां पे अपन बात करते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन माइनस का, हाइड्रोजन है प्लस का। इधर भी बात करेंगे ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा, तो ये माइनस में रही है प्लस में। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो आपके पास में +1 और ऑक्सीजन का कितना है, -1।
दो हाइड्रोजन का आपके पास में प्लस का 2 होगा और दो ऑक्सीजन का आपके पास में माइनस का 2 होगा। टोटल आपके पास में उदासीन है तो ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या हो जाएगा, 0। तो यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखनी है, ऑक्सीजन के बाद में जो सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु वो कौन है, फ्लोरीन। तो इसका मतलब ये होगा अगर अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में अगर मान लो बंध बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी वो किसकी होगी, फ्लोरीन की। और ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में अगर बंध बनाएगा तो ऑक्सीजन की जो प्रवृत्ति होगी वो इलेक्ट्रॉन देने की होगी। तो इसका मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन के दो यौगिक ज्ञात है। एक तो अपन बात करते हैं O F2 की, एक अपन बात करते हैं O2F2 की। तो ऑक्सीजन यहां पे धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सी करता है, धनात्मक धनात्मक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है यहां पे। तो यहां पे ये दोनों कंपाउंड आपको याद रखने हैं। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केवल दो यौगिक ज्ञात है। ऑक्सीजन वैसे ऋणात्मक सामान्यतः -2 करता है, लेकिन अगर फ्लोरीन के साथ में अगर यौगिक बनाएगा, फ्लोरीन के साथ में बंध बनाएगा तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा आपके पास में, धनात्मक करेगा। तो ये दोनों में याद रखना। तो आपके पास में OF2 में तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, फ्लोरीन का तो -1 होता है, तो दो फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, -2। तो इसका मतलब अकेले ऑक्सीजन परमाणु का कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीडेशन नंबर है इनका योग किसके बराबर आएगा, 0। तो OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना होगा, +2 होगा। इसी प्रकार O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना होगा, ये देखो, दो फ्लोरीन का -2, तो दो ऑक्सीजन का कितना होगा, +2। जब दो ऑक्सीजन का +2 तो एक ऑक्सीजन का कितना होगा, +1 होगा। कितना होगा, +1। तो यहां पे O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1 होगा। ये बहुत बार जेट में पूछा जाता है, ये दोनों एग्जांपल आपके पास में इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, आगे लिखा हुआ वैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, O2F2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता। अब बात करते हैं अपन हेलोजन की। देखो यौगिक में हेलोजन परमाणु है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इनका ऑक्सीडेशन नंबर सामान्यतः ऑक्सीडेशन नंबर अपन कितना मानते हैं, -1। क्योंकि देखो हेलोजन फैमिली की अगर अपन बात करते हैं, इनके आउटर सेल का बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है, NH2 NP5 होता है। यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। और अधातु है तो इनकी प्रवृत्ति हमेशा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितना करेंगे, केवल 1 ही करेंगे, क्योंकि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल इनको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। तो सामान्यतः ये कितनी करते हैं, -1 करते हैं। लेकिन देखो फ्लोरीन तो हमेशा -1 ही करेगा, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। तो सबसे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु होने के कारण फ्लोरीन हमेशा और हमेशा कितने करेगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन देखो अगर अपन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए बात करें तो ये -1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। -1 तो करते ही हैं, इसके अलावा अपन बोलते हैं ये धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट और प्रदर्शित करते हैं। अब ये कब करते हैं, तो इसका इतनी सी बात है, अगर क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें, देखो ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अगर ये अपने से निम्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ में बंध बनाएंगे तो उनसे तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे यानी इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब तो ये -1 करेंगे। लेकिन अगर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन अपने से उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ में अगर बंध बनाते हैं तो इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होगी। और जब इलेक्ट्रॉन ये देंगे तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे, आपके पास में धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो यहां पे देखो क्लोरीन ब्रोमीन उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के से जुड़े हो तो +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। आप एग्जांपल से समझो, ये देखो अपन अगर यहां पे बात करते हैं, ये आपके पास में क्लोरिक एसिड है, ये आपके पास में परक्लोरिक एसिड है। अगर मैं क्लोरिक एसिड की बात करूं तो ये देखो क्लोरिक एसिड की स्ट्रक्चर ये हो गया आपके पास में HOCl और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्लोरीन की यहां पे अगर अपन बात करें तो क्लोरीन ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ये देखो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे इन दोनों बंदों से तो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा, -2। जब क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो क्लोरीन पे कितना आ जाएगा, +2। इधर भी आपके पास में पता है ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2। तो इस ऑक्सीजन पे भी -2। तो क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4। इधर बात करें तो अपन ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, आपके पास में 1 ले लेगा।
और हाइड्रोजन से भी तो लेगा ऑक्सीजन, तो इधर तो ये आपके पास में माइनस का 2 हो गया, तो हाइड्रोजन पे कितना गया प्लस का 1। तो क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन गए आपके पास में 5, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा प्लस का 5 होगा। कितना होगा प्लस का 5। ये पूरा खेल केवल विद्युत ऋणता का है। विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है और कौन देता है, तो इसके भी यहाँ पे अपन क्या करते हैं, परमाणु पर दिष्ट आवेश की अपन गणना कर सकते हैं आराम से। तो अगर संरचना याद हो तो अपन कोई कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती अपन को। अगर संरचना याद है तो अपन विद्युत ऋणता में अंतर के आधार पर ही अपन किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश को अपने आप बता सकते हैं। इसी प्रकार ये परक्लोरिक एसिड है, तो अगर इसमें यूं भी याद कर सकते हो। अब देखो HClO4 है ये आपके पास में परक्लोरिक एसिड। अगर इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर याद करना है तो इसको क्या मानूंगा मैं X। आपको एक ऑक्सीजन का पता है कि माइनस का 2 करता सामान्य, तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इनकी, कितना ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा माइनस का 8। हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होगा प्लस का 1 होगा। हाइड्रोजन किसके साथ में, क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ में बंद बना रखा है इसे यहाँ भी, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा प्लस का 1। ये उदासीन यौगिक है तो सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर हो जाएगा आपके पास में 0 के बराबर। तो अक्स अगर मैं 8 को उधर पक्षांतरण करूंगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा प्लस का 7 होगा। तो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन देखो अगर अपने से उच्च विद्युत ऋणी यानी ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे बंद बना रखे तो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं, धनात्मक कर रहे हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक भी होते हैं। देखो अंतरा हेलोजन यौगिकों के एग्जाम्पल जैसे अपन बात करें, अंतरा हेलोजन यौगिकों में अपन बोलते बड़ा हेलोजन पहले लिखते हैं, छोटा हेलोजन है बाद में लिखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा ClF3 लिखा मैंने यहाँ पे। इसके अलावा अगर अपन बाद की बात करें जैसे मैंने BrCl3 लिख दिया। इसके अलावा अपन बात करें जैसे IBr3 लिख दिया अपन ने, या मैंने IF5 लिख दिया। तो ये आपके पास में क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड है, ये आपके पास में ब्रोमीन ट्राइक्लोराइड है, या आयोडीन ट्राइब्रोमाइड, और ये आपके पास में आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है। इनको बोलते हैं अपन अंतरा हेलोजन यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक, अंतरा हेलोजन यौगिक। अब अंतरा हेलोजन यौगिकों में अपन बात करें तो यहां विद्युत ऋणता ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की। तो फ्लोरीन तो फिक्स है, कितनी करेगा माइनस की 1। माइनस की 1 करेगा तो 3 फ्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी माइनस की 3 हो जाएगी। तो बताओ उदासीन है आपके पास में, इसका मतलब अकेले क्लोरीन परमाणु की कितनी होनी चाहिए प्लस की 3 होनी चाहिए, तभी तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। यहां पे आप बताओ ज्यादा उच्च विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, 3 क्लोरीन कितने करेंगे, एक क्लोरीन माइनस की 1 करेगा तो 3 क्लोरीन की कितनी होगी माइनस की 3 होगी। तो ब्रोमीन की अकेले की कितनी हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी। वही बात है। अब ज्यादा उच्च विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, आयोडीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन 3 ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमीन की माइनस की 3 होगी, तो अकेले आयोडीन की कितनी हो जाएगी प्लस की 3 हो जाएगी। वही फ्लोरीन है, 5 फ्लोरीन की आपके पास में कितनी होगी माइनस की 5 होगी, तो यहाँ पे अपन बोलेंगे अकेले आयोडीन की कितनी होगी प्लस की 5 होगी। कितनी होगी प्लस की 5। तो ICl3 में क्लोरीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा माइनस का 1, क्योंकि क्लोरीन उच्च विद्युत ऋणी परमाणु और आयोडीन निम्न विद्युत ऋणी परमाणु है। तो क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और आयोडीन इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे 3, तो आयोडीन 3 इलेक्ट्रॉन देगा, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में प्लस का 3 हो जाएगा। इसके अलावा देखो समपरमाणविक अणुओं में परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है 0 होता है, क्योंकि विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है ना। जैसे मैं S2 की बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये बंद है। जब विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है तो अपन ये बोलेंगे परमाणु पर कोई दिष्ट आवेश उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ भी अगर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बंद है तो जब विद्युत ऋणता में अंतर अपन बोलेंगे डेल्टा EN है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो क्या आपके पास में 0। तो ये जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म है इसका किसी भी परमाणु की ओर अपन बोलेंगे स्थानांतरण नहीं होगा। इसका मतलब परमाणु पर कोई दिष्ट आवेश उत्पन्न नहीं होगा। तो जितने भी समपरमाणविक अणु होते हैं तो परमाणु समपरमाणविक अणुओं की विद्युत ऋणता समान होने के कारण अपन बोलते हैं परमाणुओं में कोई दिष्ट आवेश उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है 0। तो S2 में हाइड्रोजन का 0 होगा, Cl2 में 0 होगा, Br2 में, इनमें सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। इसी प्रकार P4 में फॉस्फोरस का 0 होगा, S8 और S6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0 होगा। फिर अपन बात करते हैं, देखो उदासीन अणु में सभी परमाणुओं का ऑक्सीडेशन नंबर संयुक्त रूप से 0 होता है। ये बातें हमेशा अपन देखो, ये जो चीज है ना ये अपन संकुल यौगिकों में ये अपन बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक कौन से यौगिक में, उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिकों में अपन बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु का अपन ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। उनमें क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो कि ये लिगेंड की फॉर्म में होते हैं। उप सहसंयोजक यौगिकों में क्या होते हैं, ये आपके पास में संकुलाइन होता है।
यहाँ पे ये केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, इससे उप सहसंयोजक बंध से कौन जुड़े होते हैं, लिगेंड जुड़े होते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके पास में, लिगेंड होते हैं। लिगेंड का मतलब है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दान कर सके, यानी लोन पेयर दे सके, वो क्या कहलाते हैं आपके पास में, लिगेंड कहलाते हैं। तो यहां पे अपन लिगेंड की बात करते हैं, तो लिगेंड में अपन ये बात करते हैं जैसे H2 आपके पास में एक दंतुक लिगेंड है, ये केवल एक लोन पेयर देता है। वैसे ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होने को तो कितने हैं, दो, लेकिन ये एक समय में केवल एक ही लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, यानी एक ही उप सहसंयोजक बनाता है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ में। तो यहां पे अपन बात करते हैं तो अपन बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दोनों का मेरे को अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का आपको पता है कि माइनस का 2 होगा, और 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, प्लस का 2 होगा, तो ओवरऑल ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 0। तो अपन वहां पे ज्ञात करते समय सीधा इसका कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। इसी प्रकार जैसे NH3 का, तो हाइड्रोजन का प्लस का 1, तो 3 हाइड्रोजन का प्लस का 3 होगा, तो नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, माइनस का 3। तो ओवरऑल दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो अमोनिया अगर आपके पास में लिगेंड के रूप में है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत है नहीं है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 0 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस का 2 और कार्बन का प्लस का 2, तो 0 हो गया। इसी प्रकार ऑक्सीजन का माइनस का 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन का प्लस का 2, तो यहाँ भी कितना हो गया, 0 हो गया। और कौन कौन से एग्जाम्पल है, अगर अपन बात करें जैसे फोस्फिन हो गया आपके पास में, PS3 हो गया आपके पास में, इसके अलावा अपन बोलते हैं एल्किलेमीन हो गया, जैसे ये भी लिगेंड की फॉर्म में मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक एथिलीन डाइएमीन भी होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एथिलीन डाइएमीन, CH2NH2, ये द्विदंतुक लिगेंड होता है, CH2 और ये आपके पास में NH2। इसको बोलते हैं अपन एथिलीन डाइएमीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन का ऑक्सीडेशन नंबर भी आपके पास में कितना होगा, 0 होगा, उदासीन है ये। इसके अलावा देखो जटिल आयनों पर उपस्थित सभी परमाणुओं के, जटिल आयन में उपस्थित सभी परमाणु के ऑक्सीडेशन नंबर का योग उस पर लगे आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। तो जटिल आयन जितने भी है, तो उस जटिल आयन पर जो आवेश होगा वो ही उसमें उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीडेशन नंबर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ आपको याद करने, देखो साइनाइड का जैसे CN है, इसका कितना होगा, माइनस का 1। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा, माइनस के 1 के बराबर होगा। तो अगर ये लिगेंड के रूप में है, तो मेरे को कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही CN का कितना मानूंगा, मैं माइनस का 1 मानूंगा। CN का माइनस का 1 होगा, तो NC का भी आपको पता माइनस का 1 होगा आपके पास में, CNO का, ये साइनेट है, माइनस का 1 होगा, NCO का आपके पास में कितना होगा, माइनस का 1 होगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे OH हाइड्रोक्साइड का आपके पास में माइनस का 1 होगा, नाइट्रेट का आपके पास में माइनस का 1 होगा, नाइट्राइट का भी आपके पास में माइनस का 1 होगा, क्लोराइड ब्रोमाइड इनका तो पता ही आपको पास में, हेलोजनों का कितना होगा, माइनस का 1 होगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं आपके पास में बाइकार्बोनेट का माइनस का 1 होगा, बाइकार्बोनेट का कितना होगा, माइनस का 1 होगा। अगर हाइड्रोजन भी है तो ये हाइड्राइड के रूप में, इसका भी कितना होगा, माइनस का 1 होगा। और इसके अलावा अपन बात करें -1, थायोसाइनेट का आपके पास में CNS का कितना होगा, आपके पास में माइनस का 1 होगा। और आइसोथायोसाइनेट का भी आपके पास में कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना, आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, आपके पास में माइनस का 1 होगा। यानी इसमें जटिल आयनों में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। इसी प्रकार आपको याद रखने और एग्जाम्पल, तो ये देखो ये सल्फेट है, सल्फेट के ऊपर इसका मतलब सल्फर और ऑक्सीजन, 4 आपके पास में ऑक्सीजन परमाणु और 1 सल्फर है। तो इन सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा, -2। तो अगर सल्फेट आ जाए तो सीधा ही -2 लिखना आपको ऑक्सीकरण अंक। इसके अलावा आपके पास में कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सल्फाइड का भी कितना हो जाएगा आपके पास में, -2 हो जाएगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं ऑक्जेलेट का, C2O4 का आपके पास में -2 होगा। सल्फाइड का आपके पास में कितना होगा, -2 होगा। और इसके अलावा अपन बात करें सल्फेट हो गया आपके पास में और माइनस का, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना कितना हो जाएगा, -2 का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में -2 होगा। फिर अपन बात करते हैं जैसे ये फोस्फेट आ गया आपके पास में PO4 -3 होगा। तो ये आपके पास में, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल और जैसे NH4 आ जाए आपके पास में, ये आपके पास में NH4 प्लस हो गया आपके पास में, CH3 प्लस हो गया आपके पास में। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका प्लस का 1 होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणु के ऑक्सीकरण अंकों का योग प्लस का 1 होगा, इसका प्लस का 3 होगा। तो ये जटिल आयनों पर उपस्थित आवेश ही उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों के योग के क्या होता है, बराबर होता है।
तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर अगर आपके पास में यानी उप सहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक पूछेंगे, तब ये एग्जांपल सबसे ज्यादा काम में आएंगे अपने पास में। तो अपन देखो बात करते हैं, तो ये चीजें आराम से देख लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे। देखो अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वालों की बात करें अपन, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में K3 और ये आपके पास में क्रोमियम है, ये आपके पास में क्रोमियम है, ये आपके पास में Cr और मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास में C2O4 का होल थ्राइस। अब इसमें पूछे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, मैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्रोमियम का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर पूछता हूं तो अपन ने क्रोमियम को क्या मान लेंगे, अपन अक्स मान लेंगे। आपको पता पोटेशियम का, क्षारीय धातु है ना ये, पोटेशियम का कितना होगा, प्लस का 1। कितने पोटेशियम है ये, 3, तो 3 पोटेशियम का कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। एक ऑक्जेलेट का, अभी तो आपको लिखा है कि ये जटिल लाइन है, ऑक्जेलेट है, एक ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 2। तो एक ऑक्जेलेट का आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 है, तो कितने ऑक्जेलेट है यहाँ पे, 3। तो 3 का कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 6 हो जाएगा, 3 ऑक्जेलेट है। आपको पता है कि ये उप सहसंयोजक यौगिक है, ये उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इन सब के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो अक्स बराबर बताओ, 6 उधर जाएगा तो आपके पास में प्लस का हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस के कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा आपके पास में, प्लस का 3 होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर देखो मैंने यहाँ पे लिखा ये आपके पास में Pt है, प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाद में मैंने लिखा ये आपके पास में H2 का होल ट्वाइस है, आपके पास में NH3 का होल ट्वाइस है। इसके अलावा अपन ने लिखा यहाँ पे ये आपके पास में जैसे ये Cl2 लिख दिया अपन ने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपके पास में ये सल्फेट है SO4। मैं प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछता हूं तो देखो प्लेटिनम को क्या मानूंगा मैं, अक्स। आपको पता H2 उदासीन अणु है ना ये, इसका मतलब ऑक्सीजन का माइनस का 2 और 2 हाइड्रोजन का प्लस का 2, तो 0 हो गया। इसका मतलब सारे ऑक्सीडेशन, इनके दोनों परमाणु के ऑक्सीकरण अंगों का योग 0 है, तो उदासीन अणु तो अपन कितना मानेंगे, 0। अमोनिया भी उदासीन अणु, तो कितना हो गया, 0। क्लोरीन का आपको पता, एक क्लोरीन का माइनस का 1 होता, तो यहाँ पे क्लोरीन कितनी दे रखी है आपके पास में, 2, तो 2 क्लोरीन का कितना हो जाएगा, माइनस का 2। सल्फेट का आपको पता, सल्फेट का कितना होता है, माइनस का 1, वो माइनस का 2, तो दो सल्फेट नहीं, सॉरी एक ही सल्फेट है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। उदासीन है, इसका मतलब सारे ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो अक्स बराबर देखो -2 और -2 अगर उधर अब जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 4 हो जाएंगे, तो यहाँ प्लेटिनम का कितना होगा, प्लस का 4 होगा। फॉर एग्जाम्पल फिर अपन बात करें, जैसे मैंने लिखा है आपके पास में निकल Ni, और ये मैंने लिखा Cn का होल 4, और इस पे चार्ज भी कितना लगा दिया, माइनस का। इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर पूछो तो निकल को क्या मानूंगा मैं, अक्स। एक Cn का आपको पता साइनाइड पे चार्ज माइनस का 1 होता है, तो एक Cn का माइनस का 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, माइनस का 4। आपको पता भी ये उदासीन नहीं है आपके पास में, इसके ऊपर चार्ज कितना, माइनस का 4। इसका मतलब निकल और साइनाइड, इनके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा, -4 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखूंगा आपके पास में, बराबर किसके होगा, -4 के। उदासीन होता तो अपन बोलते ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होता, माइनस से वो। उदासीन अगर होता तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होता, 0 के बराबर होता। अक्स -4 को उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो 4 -4 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 हो गया। और एग्जाम्पल अपन और देखे, देखो यहाँ पे लिखा मैंने आपके पास में, जैसे मान लो मैंने ये F ही लिख दिया और ये मैंने Zn लिखा है यहाँ पे, देखो आप, और यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे CNS का होल 4 कर दिया, और ये कोष्टक कर दिया बंद। मैं जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछूं, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो बात ये है कि यहाँ पे आयरन आपके पास में प्रत्यायन के रूप में है, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मानोगे, या तो यहाँ पे हल्के सा आपको हिंट लिखे कि आयरन यहाँ पे ऑक्सीकरण कितना है, 2 में है, क्योंकि संक्रमण जो आपके पास में धातुएं ये तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आयरन तो +2 भी करेगा, +3 भी करेगा, +4 भी करेगा, +5 भी करेगा, +6 भी करेगा। तो संक्रमण जो तत्व की बात करते हैं अपन, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आयरन का अपन को क्या पता है कि फिक्स कितना होगा। अगर यहीं पे आपके पास में अगर प्रत्यायन के रूप में अगर क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु दे देते तो उनका तो फिक्स होता है कि आपके पास में क्षारीय धातु का प्लस का 1 होगा, क्षारीय मृदा धातु का कितना होगा, प्लस का 2 होगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्यायन के रूप में आपको जो दे रखा वो क्या दे रखा है, संक्रमण तत्व दे रखा जिनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो कोई ना कोई हिंट होना चाहिए यहाँ पे, आपको देगा अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है। तो मैंने बोला कि जैसे आयरन का यहाँ पे अपन 2 मान लेते हैं,
तो मैं जिंक का ज्ञात करूंगा तो यहाँ पे अपन इसको क्या मान लेंगे x। आयरन का यहाँ पे आपको दे रखा है हिंट कितना, ये 2 में प्लस 2 में। एक आपको पता ही है आपके पास में क्या है, थायोस। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या आपके पास में थायोसाइनेट है। तो कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का एक, तो 4 का कितना हो जाएगा माइनस का 4। उदासीन है तो बराबर किसके ओर रहना चाहिए, ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 के। तो अक्स बराबर 4 उधर गए तो प्लस के, 2 उधर गए तो माइनस के, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा। और एग्जाम्पल की अपन बात करें, देखो अगर और एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में, ये मान लो K4 आपके पास में, मैंने लिखा ये आपके पास में Fe और ये आपके पास में CN6 है। मैं आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो आयरन को क्या मानूंगा मैं अक्स। एक पोटेशियम का आपको पता प्लस का एक होगा तो 4 पोटेशियम का कितना हो जाएगा प्लस का 4। साइनाइड का आपको पता माइनस का एक होता तो 6 साइनाइड का कितना हो जाएगा माइनस का 6। उदासीन है तो सारे ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो अक्स बराबर 6 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, और 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो प्लस के कितने बचेंगे 2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा प्लस का 2 होगा। तो ये जो अभी अपन ने पढ़ा है उदासीन अणु और ये आपके पास में जटिल आयन, तो ये सारे जो आपके पास में काम आएंगे वो किस में आएंगे आपके पास में काम, उपसहसंयोजक यौगिकों में आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने में ये मदद करेंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो और एग्जांपल की अपन अगर ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना चाहिए तो देखो, बाकी देखो मोटे मोटे रूल यही होते हैं ऑक्सीकरण अंक के, बाकी तो सारा विद्युत ऋणता का खेल है। ये ऑक्सीकरण अंक के कोई नियम पढ़ने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती, जिसको विद्युत ऋणता पता है क्या होती है, और जिसको यदि आपके पास में यौगिक या अणु की अगर संरचना पता होगी वो अपने आप ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेगा। तो फिर भी अपन ने रूल बना दिए कुछ, भाई क्षारीय धातु का इतना होता है, क्षारीय मृदा धातु का इतना होता है, बाकी सारा खेल केवल किसका है, विद्युत ऋणता का है। अपन और एग्जांपल की बात करें तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये मैंने लिखा K2Cr2O7 आपके पास में। देखो ये जेट में क्वेश्चन भी पूछा हुआ आपके पास में K2Cr2, इसको अपन बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट है। और ये आपके पास में पोटेशियम क्रोमेट आपके पास में, ये क्या है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और ये पोटेशियम क्रोमेट। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर पोटेशियम क्रोमेट में बदलता है तो क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन होता है, इस क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो मैं क्या मान लू आपके पास में 2x। एक ऑक्सीजन का आपको पता सामान्यतः कितना होता है माइनस का 2, तो 7 का कितना हो जाएगा माइनस का 14। पोटेशियम का आपको पता कितना होता है प्लस का 1, 2 पोटेशियम का प्लस का 2 जाएगा। उदासीन है तो इसका मतलब सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो 2x 14 उधर जाएंगे पक्षांतरण करूंगा तो प्लस के हो जाएंगे और 2 किसके हो जाएंगे माइनस के। तो कितने बचेंगे आपके पास में 12। तो मैं अक्स की वैल्यू याद करूंगा तो आपके पास में 12/2, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्रोमियम का कितना है प्लस का। यहाँ भी अगर अपन क्रोमियम की बात करें, भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो मैं क्या मानूंगा क्रोमियम को अक्स, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2, तो 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 8। पोटेशियम का आपको पता प्लस का 2, और ये आपके पास में सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर हो जाएगा 0। तो 8 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के, 2 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो प्लस का कितना बचा 6। तो ये जेट 2000 आपके पास में किस में आया था क्वेश्चन 18 के अंदर। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर पोटेशियम क्रोमेट में परिवर्तित होता तो क्रोमियम के ऑक्सीकरण अंक में क्या परिवर्तन होता, शून्य परिवर्तन होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। और एग्जाम्पल की बात करें अपन, देखो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, देखो हाइड्रोजोई कमल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजोई कमल। तो N3H में अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो नाइट्रोजन कितने आपके पास में 3, तो मैं क्या मान लूंगा 3x। एक हाइड्रोजन का आपको पता है कितना होता है प्लस का 1। यहाँ हाइड्रोजन आपके पास में किसके साथ में है, अपने से उच्च विद्युत ऋण परमाणु के साथ में। दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो 3x अगर एक उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो अक्स की वैल्यू याद करूंगा एक नाइट्रोजन का तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना हो गया माइनस का 3 हो गया। और अगर अपन बात करते हैं, देखो ये सारी चीजें आप एग्जांपल में, जैसे एस्टोसोफोर का कितना होगा, तो सल्फर पे अगर मान लो सल्फर की यहाँ पे बात करें तो सल्फर को क्या मानूंगा मैं अक्स। 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा प्लस का 2, 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा माइनस का 8, और ये आपके पास में 0। तो अक्स बराबर आपके पास में 8 माइनस का 2 कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये देखो ये आपके पास में जैसे S2O7 हो गया, मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा आपके पास में प्लस का 6 आएगा। लेकिन देखो एक एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट, ये आपके पास में H2S2O8, इसको बोलते हैं परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाई
सल्फ्यूरिक अम्ल, डाई सल्फ्यूरिक अम्ल है ये, परोक्सो डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर इसमें अपन सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर अपन अक्स मान के ज्ञात करते हैं तो आपके पास में प्लस का 7 आएगा। जबकि आपको पता है कि सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये 6 ही तो डोनेट कर सकता आउटर सेल के, तो इसका मतलब +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। लेकिन अगर फिर भी अपन सल्फर को अगर 2x मान के अगर अपन ऑक्सीजन का, तो यहां पे थोड़ी सी इसकी संरचना यूं पता होना चाहिए आपको। ये देखो सल्फर के एस डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये आपके पास में प्रोक्साइड है, इसका मतलब है यहां पे अगर अपन बात करते हैं OH, और मैं एक मिनट, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके पास में OH। तो यहां पे अपन बात करते हैं तो अपन सभी ऑक्सीजन का -2 नहीं मानेंगे, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। तो बताओ इस बंध के इलेक्ट्रॉनों का तो विस्थानीकरण होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि समान विद्युत ऋणात्मक परमाणु के मध्य बंध है। केवल यहां पे अपन बात करते हैं ये ऑक्सीजन केवल सल्फर के इलेक्ट्रॉन को ही ले सकती है, तो इसके ऊपर माइनस और इधर इसके ऊपर भी माइनस। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का केवल कितना होगा? -2 होगा, 1 ऑक्सीजन का यानी इन दोनों ऑक्सीजन का केवल टोटल मिला के दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा आपके पास में? -2 ही होगा। बाकी इन ऑक्सीजन की बात करें इनका सबका, तो यहां पे अगर अपन सल्फर की बात करेंगे तो देखो इधर से सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन गया? 1। ये ऑक्सीजन सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगी? 2, तो ऑक्सीजन पे -2। ये ऑक्सीजन भी सल्फर से कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगी? 2, तो इस पे -2। इधर ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगी? 1, तो सल्फर से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गए? 6। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा? +6 होगा। तो यहाँ पे याद रखना, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक अम्ल में अगर आप अक्स मान के ज्ञात करोगे तो गलत हो जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +6 ही होगा। संरचना याद रखना सब, क्योंकि यहाँ पे अगर अपन अक्स में तो 8 ऑक्सीजन का -16 नहीं मानना, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन का कितना होता है? -2 होता है, नहीं 1 ऑक्सीजन का -1। ये जो प्रोक्साइड वाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बंद है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन प्रोक्साइड है, 2 ऑक्सीजन के आपके पास में प्रोक्साइड है। और एग्जाम्पल की अपन बात करें, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपके पास में Pb3O4 है ये आपके पास में, इसमें लेड का पूछे तो लेड को क्या मान लूंगा मैं? अक्स, 3x हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हो जाएगा? -8। उदासीन है तो बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x, तो मैं सीधा ही बोल दूं अगर x बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा? 8 को उधर ले जाते तो प्लस का हो जाता है, 3 से अपन डिवाइड कर ही देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 2.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.6। इसके अलावा देखो कुछ नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक भी दे देते हैं। देखो नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक का मतलब ये है, जैसे FeO में अगर आपके पास में फेरस ऑक्साइड है, आयरन का पूछे तो आयरन का, तो यहाँ पे मैं आयरन को अक्स ही मानूंगा, और 1 ऑक्सीजन का -2 उतार, उदासीन है तो बराबर 0 हो ही जाएगा, और अक्स बराबर 2 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? +2। लेकिन यही बात अगर मैं यूं लिखता कि आपके पास में FeO ये आपके पास में 0.98, और ये आपके पास में नॉन स्टाइक्योमेट्री, यानी सूत्र में दिख रहा है, यहाँ तो सूत्र में आपको ये दिख रहा है कि आयरन और ऑक्सीजन कितने अनुपात में? आयरन और ऑक्सीजन 1:1 में, कितने? 1:1 में। लेकिन यहां पे अपन बोलते हैं आयरन केवल कितना है? 1 ना होकर 1 अनुपात में ना होकर क्या है? 0.98 अनुपात कितने में? 1 में। तो यहां आयरन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना चाहेंगे तो मैं अक्स न मान के कितना मानूंगा? 0.98 अक्स ही मानूंगा आपके पास में। 1 ऑक्सीजन का आपको पता -2, उदासीन है तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो बताओ आपके पास में अगर 0.98 अक्स 2 को उधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? +2 हो जाएगा ना ये आपके पास में। और अक्स की अगर वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 आपके पास में 0.98 हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको एग्जाम्पल है, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये आपको करने आराम से कर सकते हो। देखो आप जैसे H3PO4 हो गया आपके पास में, इसके अलावा मैंने लिखा जैसे Na2 या NS2, सोडियम हाइपोफोस्फाइट है, ये सोडियम हाइपोफोस्फाइट है आपके पास में। इसके अलावा H4P2O7 हो गया आपके पास में, H4P2O5 हो गया। इनमें सब में फोस्फोरस का फोस्फोरस का फोस्फोरस का फोस्फोरस का आप करना आराम से। इसके अलावा अगर अपन बात करें H4P2O6 हो गया, P2O6, इसमें भी किसका ज्ञात करना है? फोस्फोरस का ज्ञात करना है। इसके अलावा और एग्जाम्पल अपन बात करें KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, और ये चेंज हो रहा है आपके पास में K2MnO4 में, ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये परमैंगनेट और ये मैग्नेट। यहाँ पे Mn का देखो सीधा याद कर लिया करो अक्स लिखने की। आपको पता कि पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, इनके सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो आपको पता किस किस का है? पोटेशियम का पता, पोटेशियम का कितना होगा? +1 होगा। और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए आपके पास में? -8। तो 0 करने के लिए इसका मतलब मैग्नीज का आपके पास में अकेले का कितना होना चाहिए? +7 करूंगा तो +7 और +1 +8 और ऑक्सीजन का -8, तो 0 हो गया? नहीं हो गया? यहाँ पे भी आपको पता है 2 पोटेशियम का +2 होगा, 4 ऑक्सीजन का कितना होगा? -8 होगा आपके पास में।
इसका मतलब मैग्नीज का कितना होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 हो जाए, कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपको पूछे पोटेशियम परमैंगनेट अगर मैग्नेट में परिवर्तित होता तो ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, कमी होती है। कितने की कमी होती है, 1 की। कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल करना आराम से, केवल विद्युत ऋणता का आपको क्या करना है, अगर सीधा कोई उदासीन अणु दे तो आपको जिनका पता है और जिसका ज्ञात करना है, तो आपको ऑक्सीकरण अंकों का योग शून्य करने के लिए जिसका ज्ञात करना होता है उसका ऑक्सीकरण अंक अपने आप पता चल जाएगा भाई इसका कितना होना चाहिए। इसके बाद में देखो एक क्वेश्चन आपके पास में Na2S2O3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब सिंपल सी बात है, सल्फर का पूछा यहाँ पे तो मैं Na2S2O3 में सल्फर का तो क्या मान लूंगा 2x, एक ऑक्सीजन का -2, तो 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। 2 सोडियम का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। उदासीन है तो अपन बोलेंगे सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग 0। तो 2x बराबर 6 उधर जाएंगे तो प्लस के, 2 उधर जाएंगे तो माइनस के, तो कितने बचे आपके पास में 4। तो x बराबर आपके पास में 4/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास में +2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में, +2 हो जाएगा। लेकिन देखो सेम क्वेश्चन वापस दिया है, सोडियम थायोसल्फाइड का आपके पास में अगर ऑक्सीडेशन सल्फर का पूछे, यहाँ पे दोनों सल्फर का अलग अलग लिख रखा है आपके पास में। ये देखो मैं सल्फर का ऑक्सीडेशन, ये वाला जो पूछा ये औसत बोलते हैं इसको, तो अपन ने क्या पूछते हैं, औसत ऑक्सीडेशन नंबर पूछा, औसत। जबकि यहाँ पे दोनों सल्फर का अलग अलग, तो थोड़ी सी यहाँ पे संरचना पता होनी चाहिए आपको सोडियम थायोसल्फाइड की। देखो सोडियम थायोसल्फाइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, देखो ये सल्फर, ये आपके पास में ONA और यहाँ पे ये आपके पास में ONA, और ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी होती है, और सल्फर और इस सल्फर के बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है S। तो यहां पे अपन बोलते हैं कि ये सल्फर ने यहां पे अपना पूरा का पूरा एक लोन पेयर इसको दे दिया, तो इस सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे कितना आ जाएगा, +2। इधर देखो ऑक्सीजन भी, ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगी, सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगी तो -2। तो सल्फर के माइनस यहाँ पे इस बंद के कारण कितना चार्ज उत्पन्न हुआ आपके पास में, +2, और इन दोनों बंदों के कारण भी +2। इधर भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, इधर भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो सल्फर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होगा, 6। तो इसका मतलब सल्फर का कितना होगा, +6 होगा, और इस सल्फर का कितना होगा, -2 होगा। इसका मतलब एक सल्फर का +6 होगा और दूसरे सल्फर का -2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में, पहला। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोडियम थायोसल्फाइड वाला। फिर देखो क्वेश्चन 1, निम्न में से कौन से यौगिक में कार्बन निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। यहाँ पे कार्बन की बात करें, कितने कार्बन आपके पास में, देखो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, सिंपल सा देखो उदासीन ही करना, आपको अक्स मान के भी आपको इतने ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपको बता 2 हाइड्रोजन का +2, 2 हाइड्रोजन का आपके पास में +2, इसका मतलब 2 कार्बन का कितना होना चाहिए, -2, तभी तो दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आई बात, सिंपल सी। देखो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर करना आपको, 0 के बराबर, क्योंकि उदासीन है ये। 2 हाइड्रोजन का +2, तो 2 कार्बन का कितना होना चाहिए, -2, तो एक कार्बन का कितना होगा, -1 होगा। यहाँ पे भी देखो अगर अपन बात करें, जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है आपके पास में, 2 है, तो 2 कार्बन का, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है आपके पास में, 2 है, और हाइड्रोजन कितने, 4। तो आपको पता है देखो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना हो जाएगा, टोटल ऑक्सीजन का यहाँ पे भाई, एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो ये कितने ऑक्सीजन आपके पास में, 2 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन का आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में, -4। हाइड्रोजन कितने आपके पास में, 4 है, तो 4 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन का +4 और 4 ऑक्सीजन का आपके पास में -4, तो इसका मतलब कार्बन का कितना होगा, 0 होगा। ये तो अपने आप में ही 0 हो रहा है, अरे अपने आप में 0। ये देखो ये ऑक्सीजन का -4 और हाइड्रोजन का +4, तो ये अपने आप में बराबर कितने हो रहे हैं, 0। इसका मतलब कार्बन का तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। कार्बन का कितना होगा, 0। और ऐसे नहीं है तो आप यूं भी ज्ञात कर सकते हो, देखो 2 कार्बन है तो अपन क्या मान लेते हैं, 2x मान लेते हैं। आपको पता है कि 4 हाइड्रोजन का कितना होगा, +4 होगा, और आपको पता है कि 2 ऑक्सीजन का कितना होगा, -4 होगा, बराबर है 0। तो अक्स 2x बराबर 4 और 4 उधर जाएंगे तो 0 आएगा, तो अक्स बराबर आपके पास में 0.2 कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, 0। यहां भी देखो बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है, 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास में कितना हो गया, +6। ऑक्सीजन कितना, 1, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आपके पास में, -2।
तो बताओ आपके पास में इन दोनों का योग करते हैं तो ऑक्सीकरण अंकों का तो आपके पास में कितना आ रहा, प्लस का 4 आ रहा है। अगर इन दोनों को अगर अपन जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है आपके पास में, प्लस का 4। उदासीन करने के लिए, वो ऑक्सीकरण अंकों का योग उदासीन अणु है, ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 करने के लिए बताओ कार्बन का कितना होना चाहिए, कार्बन का कितना होना चाहिए आपके पास में, माइनस का 4। कितने कार्बन का, 2 का। तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 कार्बन का माइनस का 4 होना चाहिए। तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास में, ये दोनों कार्बन का माइनस का 4 होना चाहिए। तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 2। या वैसे याद कर लो, देखो अपन यहाँ पे अपन इसको अगर अपन बात करें, जैसे ये आपके पास में C2H5OH है, तो मैं 2 कार्बन है तो मैं 2x मान लेता हूँ, 6 हाइड्रोजन का प्लस का 6 मान लिया, एक ऑक्सीजन का माइनस का 2 मान लिया, बराबर 0। तो बताओ 2x बराबर आपके पास में 6 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे आपके पास में, अगर अपन बात करें 6 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के कितने बचेंगे, 4। तो अक्स बराबर आपके पास में माइनस का 4/2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो बताओ एक कार्बन का कितना होगा, माइनस का 2 होगा। तो यहाँ माइनस का 2 है, तो यहाँ कार्बन का आपके पास में 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे कार्बन का कितना, माइनस का 1, और यहाँ पे कार्बन का कितना, माइनस का 2 है। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो बताओ 6 हाइड्रोजन का प्लस का 6, तो 2 कार्बन का कितना होना चाहिए, प्लस का 6 होना चाहिए। तो इसका मतलब 2x की बात करें अपन, 2x का कितना होना चाहिए, 2 कार्बन का प्लस का 6, तो x का बराबर वो सॉरी माइनस का 6। जीरो करना है ना आपको। देखो 6 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, प्लस का 6, तो 2 कार्बन है यानी 2x का कितना होना चाहिए आपके पास में, माइनस का 6 होना चाहिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, माइनस का 3। तो बताओ सबसे निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था किसमें हुई है आपके पास में, C2H6 में। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस की 3 है, इसमें माइनस की 2 है, इसमें 0 है, और इसमें कितनी है, माइनस की 1 है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखो अब देखो रिडोक्स अभिक्रियाओं के प्रकार है, ये कोई ज्यादा वैसे देखने की, देखो एक तो योगात्मक रिडोक्स अभिक्रिया, योगात्मक में अपन यूं बोलते हैं 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में संयुक्त होकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक परमाणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे परमाणु का क्या होगा आपके पास में, अपचयन होगा। ये तो कौन सी हो गई आपके पास में, योगात्मक। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में है, 0 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में, वो क्लोरीन मुक्त अवस्था में Cl2, हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में 0 हो गया, क्लोरीन मुक्त अवस्था में 0 हो गया। इधर आपके पास में HCl बना, तो आपको पता हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या है, कम है, क्लोरीन की ज्यादा, तो हाइड्रोजन का प्लस का 1 और क्लोरीन का माइनस का 1। तो इसका मतलब हाइड्रोजन तो 0 से +1 में जा रहा, तो इसका तो क्या हो रहा, ऑक्सीकरण। और अगर अपन बात करें क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा, तो इसका क्या हो रहा आपके पास में, अपचयन। ये तो किसका प्रकार हो गया, योगात्मक का। दूसरी विघटन अपन बोलते हैं, इसमें यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु या अणुओं के अंदर क्या होता है, टूटता है, जिसमें एक परमाणु का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। ये देखो जिंक का ऑक्साइड की बात करें तो जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का माइनस का 2 होता है ना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस का 2 है, तो जिंक का कितना होगा, प्लस का 2 ही होगा, तभी तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इधर अगर मान लो ये विघटित हुआ, अपन ने गर्म किया तो ये जिंक में बदल गया, ये ऑक्सीजन आपके पास में अलग हो गया, तो यहाँ पे जिंक का भी मुक्त अवस्था में है ना धातु, और यहाँ पे ऑक्सीजन आपके पास में क्या है, मुक्त अवस्था में, तो इसका भी 0 और इसका भी 0। तो जिंक तो +2 से 0 में जा रहा है, तो जिंक का तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके पास में अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रही है। तो बताओ इसका मतलब ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, यहाँ पे तो -2 से 0 में जा रही है, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ये तो पता ही है ना आपके पास में, जैसे प्लस का 2 है, प्लस का 1 है, 0 है, -1 और -2। तो ये देखो ऑक्सीकरण अंक में अगर वृद्धि होती है, अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो ये तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। लिख लेना फिर, है ना। अगर ऑक्सीकरण अंक में अगर अपन बोलते हैं कमी होती है, देखो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी, +2 से कम ऑक्सीकरण, +1 है, +1 से कम 0 है, 0 से कम -1 है, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। तो यहां पे देखो जिंक +2 से 0 में जा रहा है, यानी +2 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं रिडोक्स अभिक्रिया में, नेक्स्ट बात करते हैं अपन विस्थापन रिडोक्स अभिक्रिया की। देखो विस्थापन रिडोक्स अभिक्रिया सिंपल सी है। इसमें अपन विस्थापन में देखो 2 प्रकार की कर देते हैं, वैसे विस्थापन का प्रकार, लेकिन आपको यूं याद रखना, देखो ये कॉपर सल्फेट है। अब सल्फेट आपको पता, पूरे सल्फेट में सल्फर और ऑक्सीजन का अलग अलग याद करने की जरूरत थोड़ी है। सल्फेट का भी आपको जटिल लाइन है, आपको पता है कितना होगा, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों के परमाणुओं के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आएगा, -2। तो इसका मतलब कॉपर का कितना होना चाहिए, +2, तभी तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होगा, 0। यहाँ जिंक मुक्त अवस्था में तो 0,
इधर देखो वही जिंक का आपके पास में प्लस का 2 होगा, क्योंकि सल्फेट का कितना माइनस का 2 रिया आपके पास में। तो जिंक के द्वारा कॉपर को क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी आपके पास में, विस्थापन या प्रतिस्थापन रिडोक्स अभिक्रिया हो जाएगी। इसमें कॉपर का तो क्या हो रहा है आपके पास में, +2 से 0 में जा रहा होता, क्या आ रहा है, अपचयन। और जिंक आपके पास में 0 से +2 में जा रहा, तो इसका क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसको कौन सी बोल देते हैं, विस्थापन। एक चौथी प्रकार की ओर पढ़ते हैं अपन, कौन सी, रिडोक्स अभिक्रिया आपके पास में असमानुपातन है रिडोक्स अभिक्रिया। अब रिडोक्स अभिक्रिया की अपन चौथी अभिक्रिया की बात करते हैं, असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया। देखो असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं कि वह रिडोक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही परमाणु का ये ऑक्सीकरण और उसी परमाणु का क्या हो, अपचयन हो। तो उसको कौन सी रिडोक्स अभिक्रिया बोलते हैं अपन, असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया बोलते हैं। कि वह रिडोक्स अभिक्रिया जिसमें एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण व अपचयन होता है, असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके पास में, असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपन हाइड्रोजन प्रोक्साइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन प्रोक्साइड का अपघटन हुआ आपके पास में जल में और किस में, आपके पास में ऑक्सीजन में। यहां आपको पता है कि देखो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा आपके पास में, +2 होगा। तो ऑक्सीजन का कितना होगा आपके पास में, 2 ऑक्सीजन का -2 होगा। तो 1 ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -1। जल के अंदर बात करें 2 हाइड्रोजन का +2 होगा, तो अकेली ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है -2 होगा। यहाँ ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में, अणु है ये आपके पास में 0 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +1 था, यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना आपके पास में, +1 है। तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण अंक, अगर ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड अगर मान लो जल के अंदर परिवर्तित हो रहा है, तब तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 से -2 में। और यहाँ पे अगर अपन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे -1 से किस में जा रहा है, 0 में। तो आपके पास में -1 से 0 में जा रहा, तो अपन ऑक्सीकरण बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि। और यहाँ ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन बोलेंगे। तो ऑक्सीजन का ही ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का ही अपचयन हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, असमानुपातन रिडोक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। और अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, पहले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल आप यूं देखो, ये आपके पास में श्वेत फोस्फोरस है, P4। श्वेत फोस्फोरस की अगर मैं रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ में कराता हूं, जलीय कास्टिक सोडा के साथ में, जलीय कास्टिक सोडा के साथ में अगर अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास में एक तो फोस्फिन का निर्माण होता है, PS3 का। किसका निर्माण होगा, फोस्फिन का। एक आपके पास में सोडियम हाइपोफोस्फाइट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइपोफोस्फाइट। ये सोडियम हाइपोफोस्फाइट है। अब देखो यहाँ पे फोस्फोरस मुक्त अवस्था में है ना, सम बहु परमाणविक अणु है ये आपके पास में, ये सम परमाणविक अणु। तो यहाँ पे फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। सोडियम का यहाँ पे +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा, यहाँ हाइड्रोजन का +1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। तो यहाँ पे अगर अपन फोस्फोरस की बात करें, तो हाइड्रोजन का आपको पता 3 हाइड्रोजन का +3 होगा, तो अकेले फोस्फिन का यहाँ पे, अकेले फोस्फोरस का कितना होना चाहिए आपके पास में, 3 हाइड्रोजन का +3। तो अकेले फोस्फोरस का कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3। यहां पे अगर अपन फोस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें, तो फोस्फोरस को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स। आपको पता है 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, माइनस का, थोड़ा सा देखो, यहां पे फोस्फोरस को क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। 2 ऑक्सीजन का आपको पता -4 हो जाएगा। सोडियम 2 है, वो सॉरी सोडियम तो 1 है, हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन का +2 और सोडियम का +1। सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो अक्स बराबर 4 उधर जाएंगे, तो आपके पास में किसके हो जाएंगे, प्लस के। और ये प्लस के हैं, ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो बताओ प्लस का कितना बचा, 1। तो यहाँ पे फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। तो बताओ 0 से -3 में जा रहा, तो ये तो क्या हो रहा है आपके पास में, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। और यहाँ पे अपन बोलेंगे ये 0 से +1 में जा रहा, तो ये क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो अपन बोल सकते हैं कि जो श्वेत फोस्फोरस है, इसी का यानी फोस्फोरस का ही ऑक्सीकरण हो रहा है, फोस्फोरस का क्या हो रहा है आपके पास में, अपचयन हो रहा है। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये असमानुपातन का एग्जाम्पल हो गया। अब अपन बात करते हैं, देखो एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास में, एक ऑक्सीकारक और एक अपचायक। तो ऑक्सीकारक पदार्थ किसको बोलते हैं, वे पदार्थ जिनका स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है, लेकिन दूसरे पदार्थों का क्या कर देते हैं, वो ऑक्सीकरण कर देते हैं। दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, लेकिन स्वयं का क्या होता है, अपचयन होते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। इसी प्रकार अपन एक डेफिनेशन देते हैं अपचायक की, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपके पास में।
अपचायिक का मतलब है दूसरे का अपचयन करेंगे लेकिन खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो वे पदार्थ जिनका स्वयं का तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहां पे यूं भी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें कोई परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो क्या करता, त्यागेगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपन बोल सकते हैं क्या होगा, उसका ऑक्सीकरण होगा। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले अपचायिक कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। सिंपल सा यूं भी बोल सकते हैं भाई। यहां पे अपन अगर अपचायी को बोले तो यहां पे अपन बोल सकते हैं अपचायी के लिए भाई इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तो आपके पास में क्या कहलाएंगे, आपके पास में यहां पे अपन ऑक्सीकारक के लिए बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थों क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक, और इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अपचायिक। या नॉर्मली डेफिनेशन लिखी हुई है, अपचायिक का मतलब है जो दूसरे का अपचयन करे लेकिन स्वयं का क्या हो, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक का मतलब जो दूसरे का ऑक्सीकरण करे लेकिन स्वयं का क्या होगा, अपचयन होगा, स्वयं का क्या होगा, अपचयन। अब देखो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे अभिक्रिया के अंदर, जैसे एक अभिक्रिया लिखी हुई है, अभिक्रिया लिखी है, आपको क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑक्सीकारक कौन है या अपचायक कौन है। देखो एक तो ऑक्सीकारक या अपचायक होते हैं हमेशा क्रियाकारक होते हैं, हमेशा कौन होते हैं, क्रियाकारक। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास में उत्पाद भी लिख रखे, जैसे ये CO2 उत्पाद है तो ये तो होगा ही नहीं। इसके अलावा आपके पास में और अगर ऑप्शन में देखे तो MnO2 ये भी उत्पाद है, इसका मतलब ये तो होंगे नहीं। ऑक्सीकारक या अपचायक केवल कौन होते हैं, क्रियाकारक होते हैं, उत्पाद से कोई मतलब नहीं है। उत्पाद के सापेक्ष तो अपन केवल ऑक्सीकरण अंक में केवल क्या देखते हैं, परिवर्तन को देखते हैं। किसको देखते हैं, परिवर्तन को। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको पूछा ऑक्सीकारक है, तो उत्पाद के ऑप्शन दे रखे दो, तो आपके पास में एक CO2 दे रखा है, एक आपके पास में MnO2 दे रखा है। इसका मतलब ये ऑक्सीकारक और अपचायक नहीं हो सकते। ऑक्सीकारक या अपचायक होंगे तो ये दोनों क्रियाकारकों में से होंगे। तो कौन सा होगा, देखो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करो। Mn का अगर करूं तो Mn को क्या मान लेता हूं, अक्स। एक ऑक्सीजन का आपको पता कितना होता है, -2, तो आपके पास में 4 का कितना हो जाएगा, -8। उदासीन थोड़ी है ये, चार्ज कितना है इसके ऊपर, -1, चार्ज कितना है, माइनस। इसका मतलब दोनों के ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, -1 के बराबर आना चाहिए। तो अक्स बराबर 8 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये आपके पास में -1 है, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास में, +7। तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना, +7 है। कार्बन की बात करते हैं अपन, कार्बन कितने आपके पास में, 2। या वैसे सीधा ही जीरो करना, देखो 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया आपके पास में, -8। 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया आपके पास में, +2। तो बताओ आपके पास में माइनस का कितना बचा, 6। तो इसका मतलब कार्बन का कितना होना चाहिए, +6 होना चाहिए। तो एक कार्बन का कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तभी तो जीरो होगा ना सबका। या वैसे अगर ऐसे नहीं आता आपको तो इसको अपन क्या मानते हैं, 2 कार्बन है तो 2x मान लेते हैं। 2 हाइड्रोजन का +2 हो जाएगा और 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा। और उदासीन है, इसका मतलब सबके ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर। तो 2x बराबर बताओ, 8 उधर जाएगा तो प्लस का, 2 उधर जाएगा तो माइनस का, 6 बच गए। तो x बराबर आपके पास में 6/2 बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, +3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना, +3 है। यहाँ पे कार्बन की बात करें, आपको पता 2 ऑक्सीजन का -4, तो अकेले कार्बन का कितना होना चाहिए, +4, तभी तो जीरो होगा ना। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंकों का योग कितना होगा, 0 होगा। 0 कब होगा, जब 2 ऑक्सीजन का -4 है, इसका मतलब अकेले कार्बन का कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। यहां भी देखो आपके पास में 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -4, तो अकेले Mn का कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए, तभी क्या होगा, 0 होगा। तो इधर देखो ये आपके पास में MnO4 आपके पास में परिवर्तित किसमें हो रहा है, आपके पास में MnO2 में। तो +7 से +4 में जा रहा है, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपन बोलेंगे क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। और अपचयन हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक। यहाँ पे अपन बात करते हैं, ये आपके पास में C2H2O4 है, ये CO2 में परिवर्तित हो रहा है। तो कार्बन का ऑक्सीकरण +3 से किस में जा रहा है, आपके पास में +4 में। तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अपचायिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपके पास में ऑक्सीकारक कौन सा होगा, तो ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा आपके पास में, MnO4। अगर अपचायिक पूछता तो ये क्या हो जाता आपके पास में, अपचायिक हो जाता। इसके बाद में देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं और अगर एग्जाम्पल की अपन, चलो पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकारक व अपचायक। ऑक्सीकारक व अपचायक का तुल्यांकी भार। देखो अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का तो सिंपल सा होता है, सूत्र भार। यहाँ पे पहले ऊपर तो क्या लिखना आपको, सूत्र भार अपचायक का। और अपचायक का मतलब होता है जिसका स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होने का मतलब हो गया, ऑक्सीकरण अंक में क्या होती है, वृद्धि। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया प्रति परमाणु ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, सिंपल सा फॉर्मूला है।
इसी प्रकार ऑक्सीकारक का तुल्यांक की बार, ऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, जिसका स्वयं का क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन होता है तो अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण अंक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वही सूत्र बार, ये सूत्र बार किसका, ऑक्सीकारक का। और यहाँ पे अपन ने बोल दिया परमाणु, प्रति परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर है कमी। अब ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, इसमें पूछा ऑक्सीकारक का तुल्यांक भार होगा। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है कि आपके पास में क्रियाकारक में सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड, इनमें ऑक्सीकारक कौन है। तो यहां पे मैं अगर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करूं तो आपको पता है 2 ऑक्सीजन का माइनस का 4। तो उदासीन करने के लिए यानी ऑक्सीकरण अंकों का योग 0 करने के लिए सल्फर का कितना होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन का फिक्स आपको बता, 2 हाइड्रोजन का प्लस का 2, इसका मतलब 0 करने के लिए बताओ सल्फर का कितना होना चाहिए, माइनस का 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, माइनस का 2। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। ये आपके पास में मुक्त अवस्था में। तो इसका मतलब जब SO2 3S में परिवर्तित हो रहा है तो +4 से 0 में जा रहा है, तो ये तो घटना किसकी हो रही है, आपके पास में अपचयन की। जब अपचयन की हो रही है, जब SO2 का अपचयन हो रहा है तो मैं SO2 को तो क्या बोलूंगा, आपके पास में अपचयन हो रहा है तो इसको क्या बोलूंगा, मैं ऑक्सीकारक कहूंगा। क्या कहूंगा मैं, ऑक्सीकारक। इधर देखो ये -2 से 0 में जा रहा है, -2 से किस में जा रहा है, 0 में। तो इसका क्या हो रहा है, आपके पास में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, आपके पास में H2S को अपन क्या बोलेंगे, अपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, अपचायक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक हो गए। क्वेश्चन में किसका पूछा है, ऑक्सीकारक का पूछा। ऑक्सीकारक कौन हो गया, इसका मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो अगर ऑक्सीकारक अगर अपन तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं तो ऊपर तो क्या लिखेंगे अपन, सूत्र भार। तो सूत्र भार की बात करूं तो बताओ सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना, 16। 16 का जस्ट डबल ही करेंगे तो कितना हो गया, 32। एक सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, 8। तो 8 दूनी 16, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया, 32। तो 32 और 32 आपके पास में सूत्र भार तो कितना हो गया, 64। यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र भार तो कितना हो गया, 64। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक में क्या देखनी है अपन को, कमी देखनी है, क्योंकि कमी हो रही है। यहाँ पे कितना, प्लस का 4, और यहाँ पे कितना है, 0। तो बताओ कितने की कमी हुई, 4 की। तो ये देखो फॉर्मूला, प्रति परमाणु ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, तो कितने की कमी हुई, 4 की। तो 4 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करो, आपके पास में कितनी बार हो जाएगा, आपके पास में ये 1। तो बच्चों ये थोड़ा सा प्रिंटिंग के अंदर गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप कर लेना, ये 16 कर लो इस ऑप्शन को। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये देखो, एक देखो आवेश संतुलन के भी क्वेश्चन आते हैं। आवेश संतुलन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो अपन बोलते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ या तो धनावेश या ऋणावेश दोनों तरफ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड से किए जाते हैं। आपको केवल धनावेश या ऋणावेश दोनों को क्या करना, केवल बराबर करना। मैं 2 क्वेश्चन समझाता हूं, आप आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो आपके पास में चार्ज -2 है और आपके पास में इस यानी मोलों की संख्या कितनी है, 5। तो टोटल चार्ज ये तो कितना हो गया, आपके पास में -10 हो गया। और इधर अगर अपन बात करते हैं तो इधर आपके पास में चार्ज प्लस का 2 है और ये आपके पास में, तो इधर चार्ज प्लस का कितना हो गया, आपके पास में 4 हो गया। इसका मतलब या तो इधर टोटल चार्ज प्लस का 4 होना चाहिए या उधर टोटल चार्ज आपके पास में -10 होना चाहिए। तो इधर तो आपके पास में x और y की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब इधर कोई जोड़ने का काम नहीं करेंगे। इसका मतलब इधर तो फिक्स हो गया, प्लस का 4 है, तो इधर भी आपको आवेश कितना करना, प्लस का 4 ही करना, क्योंकि इधर ही अपन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में x और वायु केवल इधर दे रखे, वाई तो दोनों तरफ जोड़ने का काम, धनावेश या ऋणावेश जोड़ने का काम केवल किधर दे रखा, अभिक्रिया की कौन सी तरफ दे रखा, आपके पास में बाईं तरफ दे रखा। दाहिनी तरफ है, नहीं दे रखा। तो बाईं तरफ में अब आपको ये करना है कि आपको -10 पहले से चार्ज आपके पास में प्रेजेंस है, तो इतना अपन x की वैल्यू इतनी रखूंगा मैं, और आपके पास में y की वैल्यू इतनी रखूंगा कि आपके पास में टोटल इधर धनावेश कितना हो जाए, प्लस का 4 हो जाए। तो देखो प्लस का 4 करने के लिए यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू देखते हैं, यहां पे y की वैल्यू देखते हैं। तो ऑप्शन में दे रखा, देखो सबसे पहले -1 और आपके पास में 8 दे रखा। अगर मैं -1 इसको रखता हूं सबसे पहले, तो अगर -1 रखता हूं तो आपके पास में MnO4 के ऊपर चार्ज -1 और ये आपके पास में स्टाइकोमेट्रिक गुणांक कितने, 2। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, -2 -2 और -10 पहले दे रखे, कितने हो गए, -12। वायु की वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ पे 8 है यहाँ पे। तो अगर 8 अगर मैं H प्लस साइन की रखता हूं तो आपके पास में 8 रखूंगा तो धनावेश कितना होगा, केवल प्लस का 8 ही होगा। कितना होगा, प्लस का 8।
तो यानी माइनस का तो 12 होगा और प्लस का 8 होगा, तो बताओ इधर कितना बचेगा, माइनस का 4। इसका मतलब ये पॉसिबल है, नहीं है। दूसरी बात करते हैं अपन ऑप्शन की, देखो वही प्लस का 1 और प्लस का 8 है। अगर मैं प्लस का 1 रखता हूं अब अगर MnO4 का, तो इधर आपके पास में कितने हो जाएंगे, प्लस के 2 हो जाएंगे MnO4 पे। तो अगर इधर अपन बात करें ये MnO4 पे अगर अपन प्लस का 1 मानते हैं, तो टोटल MnO4 कितने, 2। तो चार्ज प्लस का कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया। वाई की वैल्यू वही कितनी दे रखी है आपके पास में, इसका मतलब वाई की जगह का तो 8H प्लस, तो टोटल प्लस कितना हो गया आपके पास में, 10 हो गया। और टोटल माइनस कितना आपके पास में, 10, तो 0 हो गया, जबकि प्लस का 4 होना चाहिए। इसी प्रकार नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, जैसे अपन इसकी बात करें -1 और आपके पास में 16 की बात करें, तो अगर मैं 16 रखता हूं यहाँ पे, माइनस का अगर मैं 1 रखता हूं और यहाँ पे आपके पास में वाई की वैल्यू कितनी रखता हूँ, 16, तो चार्ज प्लस का तो कितना हो गया आपके पास में 16, और माइनस के कितने हो गए, माइनस के 10, और ये 2 है तो आपके पास में माइनस के कितने हो गए यहाँ पे 2। तो -2 और +10 आपके पास में माइनस के तो कितने हो गए 12, और प्लस के कितने 16। तो +16 में से अगर -12 जाएंगे तो प्लस के कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। इसका मतलब अक्स की वैल्यू तो आपके पास में माइनस की 1 होनी चाहिए और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 16 होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। सेम इसी प्रकार देखो अभिक्रिया में आपके पास में यहाँ पे अक्स की वैल्यू दे रखी है, ये ज्ञात करनी है। इधर अगर अपन चार्ज देखते हैं तो OH के ऊपर चार्ज माइनस का 1 है, टोटल OH कितने 6, तो इसका मतलब माइनस का चार्ज कितना हो गया आपके पास में, 6 हो गया इधर। तो इधर बात करें तो ये देखो माइनस का आपके पास में इसके ऊपर चार्ज कितना, माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो गया। यहाँ पे अपन को वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये आपके पास में 3s2। तो देखो अभी जो आपको पता माइनस का 6, इधर माइनस का आपके पास में कितना 1। अब दोनों तरफ या तो ऋणावेश बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ धनावेश की तो खैर बात ही नहीं है। तो अपन बोलेंगे या तो दोनों तरफ ऋणावेश बराबर हो या दोनों तरफ धनावेश बराबर हो। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इस क्लोरीन के ऊपर बात करें तो इधर तो धनावेश तो है ही नहीं ना आपके पास में, ये कोई आवेश नहीं है। तो अपन बात करेंगे जो सबसे पहले आवेश का संतुलन करेंगे कि यहाँ पे वाई की वैल्यू रखनी है, आपको आवेश बराबर करना है। इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आप 5 रखोगे तभी तो माइनस के 5 होंगे, तो माइनस के 5 और माइनस का 1 6 होगा। इसका मतलब वाई का तो सीधा पता चल रहा है, वाई कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और वाई बराबर 5 किस में है, केवल तीसरे ऑप्शन में, तो वाई तो 5 हो जाएगा। और अक्स की वैल्यू 3 रखूंगा, तो यहाँ पे अक्स की वैल्यू 3 रखूंगा तो क्लोरीन कितनी हो जाएगी आपके पास में 6। और इधर क्लोरीन देखो 5 रखूंगा तो 5 क्लोरीन ये होगी, 1 क्लोरीन ये होगी, तो टोटल क्लोरीन कितनी होगी, 6 हो गई। तो बराबर, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। एक देखो ये ऑक्सीकरण अंक के अनुप्रयोग है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे आप ऑक्सीकारक क्षमता बता सकते हो, या आप क्या बता सकते हो, अपचायक क्षमता। यानी ऑक्सीकरण अंक का मान जितना ज्यादा होगा ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ज्यादा होगी और अपचायक क्षमता उतनी क्या होगी, कम होगी। तो ये देखो एक Mn+7 में दे रखा, Mn+4 में दे रखा, Mn3+ में दे रखा, Mn2+ में दे रखा। तो अपन बोलेंगे इधर से इधर जाने पर ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है, तो अपन बोलेंगे ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ेगी। यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे Mn का ऑक्सीकरण कितना, +2, यहाँ पे Mn का कितना, +3, यहाँ पे Mn का कितना, +4, और यहाँ पे Mn का कितना, +7। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए इसकी, अम्लीय सामर्थ्य भी बता सकते हैं अपन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के समानुपाती तो अम्लीय सामर्थ्य होगा और व्युत्क्रमानुपाती क्षारीय सामर्थ्य होगा। तो यहाँ पे देखो अपन HOCl, ये आपके पास में हाइपोक्लोरस है, ये क्लोरस है, ये क्लोरिक है और ये परक्लोरिक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और यहाँ पे इसका +5 और यहाँ पे कितना क्लोरीन का +7 है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर किसका है, हाई आपके पास में परक्लोरिक का। तो ये सबसे प्रबल अम्ल होगा और ये सबसे दुर्बल अम्ल होगा। इसके बाद में देखो अपन बात करते एक, देखो थोड़े से ये बात याद रखनी है आपको। देखो बोरोन परिवार होता है, बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली तो आप जानते हो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो बोरोन फैमिली के जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है NH2 NP1 होता है, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, 5। 3 ही है ना बाह्यतम कोश में, तो 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। दे कितने सकते हैं, 3 के 3। तो ये -5 से लेके +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। कार्बन परिवार के हैं वो आपके पास में बात करें आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 4। तो ये 4 ले सकते हैं, 4 दे सकते हैं भाई, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 ग्रहण करेंगे, बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 दे सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं -4 से लेके +4 तक। नाइट्रोजन फैमिली की अगर अपन बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने ग्रहण करेंगे, केवल है कितने ग्रहण करेंगे, केवल आपके पास में 3। तो -3 और दे पूरे के पूरे 5 सकते हैं, तो +5 तक। इसी प्रकार ऑक्सीजन फैमिली के बताओ आपके पास में आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास में, 6।
तो अपन बोल सकते हैं अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 ग्रहण कर सकते हैं, तो -2 से लेकर दे पूरे के पूरे सकते हैं बाह्यतम कोष के, तो प्लस 6 तक। और इसी प्रकार हेलोजन फैमिली के अंदर अपन बोलते हैं बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रहण तो कितना कर सकते हैं 1, और दे पूरे के पूरे सकते हैं, तो प्लस 7 तक करते हैं। यहां पे आपको एक बात याद रखनी है, देखो अगर मैं ऐसे बोलूं परमाणु अपने निम्नतम, ये एक बात याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परमाणु अपनी निम्नतम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीकरण अवस्था में हो, तो अगर मान लो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो अपन ये बात करते हैं, अगर मान लो कोई ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, अगर ये -2 ऑक्सीकरण अवस्था इनकी निम्नतम है, तो अगर ऑक्सीजन -2 में है, तो इसके बाद में ये और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अष्टक क्या हो गया? पूर्ण हो गया। ये इसके बाद में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था के बाद में ये इलेक्ट्रॉन केवल क्या कर सकते हैं? त्याग सकते, इलेक्ट्रॉन ग्रहण है नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकते, इसका मतलब इनका अपचयन संभव है नहीं होगा, केवल क्या संभव हो सकता? ऑक्सीकरण संभव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाद में केवल क्या कर सकते हैं? त्याग सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई परमाणु अपनी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, तो वो केवल इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम कर सकता, और ग्रहण करने का काम नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करेगा, तो केवल उसका क्या होगा? ऑक्सीकरण हो सकता है, केवल क्या हो सकता है? ऑक्सीकरण। और जब केवल ऑक्सीकरण होगा, तो वो बताओ क्या कहलाएगा? अपचायक। तो केवल अपचायक की भांति कार्य करता, केवल अपचायक की भांति कार्य करता, ये याद रखना, केवल अपचायक, केवल अपचायक होगा। और यदि यहीं पे यही बात अपन बोले, अगर परमाणु अपनी उच्चतम, परमाणु यदि अपनी उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो परमाणु यदि अपने उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, जैसे फास्फोरस की बात करें, अगर फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +5। अगर फास्फोरस +5 ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसके बाद में और इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है कि? ये नहीं त्याग सकता, क्योंकि बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? त्याग दिए। तो इसका मतलब उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में परमाणु केवल इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, त्याग नहीं सकता। जब त्याग नहीं सकता, तो इसका मतलब उसका क्या संभव नहीं होगा? आपके पास में ऑक्सीकरण संभव है नहीं होगा, केवल क्या संभव हो सकता है? अपचयन हो सकता है। और जब केवल अपचयन होगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक। तो केवल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता, केवल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता, केवल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता, केवल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं, परमाणु यदि उच्चतम और निम्न के अलावा अगर किसी भी ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो उसका ऑक्सीकरण भी हो सकता है और उसका अपचयन भी हो सकता है। इसका मतलब दोनों की बात कार्य कर सकता है, ऑक्सीकारक भी हो सकता है और अपचायक भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में केवल किसका कार्य करेगा? आपके पास में अपचायक का। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में केवल ऑक्सीकारक का, और निम्नतम और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा परमाणु दोनों की बात कार्य करता, ऑक्सीकारक की तरह भी कार्य करेगा और अपचायक की तरह भी कार्य करेगा। तो देखो इसका अगर अपन क्वेश्चन देखें, जैसे यहां पे मैंने लिखा HNO2 कार्य करता है, तो नाइट्रोजन का यहां पे अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना चाहे HNO2 के अंदर, HNO2 में नाइट्रस अम्ल में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? अक्स मान लो 2 ऑक्सीजन का -4, हाइड्रोजन का +1, उदासीन है, तो ऑक्सीकरण अंकों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो अक्स बराबर 4 उधर जाएंगे तो प्लस का, 1 उधर जाएगा तो माइनस का, तो प्लस के कितने बचे? 3। तो बताओ ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था है, जबकि नाइट्रोजन फैमिली का आपको पता है कि नाइट्रोजन परिवार के जो तत्व है ये कहां से कहां तक कर सकता है? -3 से लेके +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। तो -3 से लेके +5 तक कर सकता है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था केवल कितनी है? +3। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर भी सकता है। इसका मतलब ये ऑक्सीकारक भी हो सकता है और अपचायक भी हो सकता है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा आपके पास में? ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का कार्य कर सकता है। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं, मैं यहाँ पे लिखा मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +4। तो कार्बन +4 में है, तो अपने उच्चतम में है, तो अपन बोलते हैं ये +4 है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैक्सिमम है ऑक्सीडेशन स्टेट। और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अपन बोलेंगे केवल किसका कार्य करेगा? केवल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। केवल किसका कार्य करेगा? ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। इसी प्रकार और एग्जांपल अगर अपन यहां पे बात करें, जैसे मैंने लिखा H2O2। अब H2O2 में यहां पे आपको पता ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -1 है।
तो -1 निम्नतम भी नहीं है और उच्चतम भी नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, ये दोनों की तरह कार्य करता है, ये ऑक्सीकारक के भी तरह कार्य करेगा और अपचायक की तरह भी। ये ऑक्सीकारक भी होगा और आपके पास में क्या होगा, अपचायक भी होगा। ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की भांति कार्य करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब देखो क्वेश्चन दे रहेगा P2O5 अगर आपके पास में S4P2O7 में परिवर्तित होता है तो यहां पे फोस्फोरस का आपको पता 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -10, तो 2 फोस्फोरस का कितना होना चाहिए, +10, तो 1 फोस्फोरस का कितना हो जाएगा, +5, तो यहाँ पे फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर है +5। यहाँ पे भी अगर अपन फोस्फोरस की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है फोस्फोरस का 7, ऑक्सीजन का -14 और 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा आपके पास में, +4। तो इसका मतलब टोटल 2 फोस्फोरस का कितना होना चाहिए आपके पास में, +10 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 फोस्फोरस का कितना होगा, +5 होगा। तो यहां भी फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +5। तो बताओ इधर भी +5 और उधर की +5, तो परिवर्तन क्या हुआ, न ऑक्सीकरण हुआ न अपचयन हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं, देखो निम्न रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है आपके पास में, ये I- यहाँ पे देखो आप, आयोडीन है ये आपके पास में, क्या है यहाँ पे, ये आयोडीन है। में किस तत्व का अपचयन होता है, तत्व पूछा, क्रोमियम का। आपको पता है यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +6। आयोडीन का यहाँ पे कितना, -1। क्रोमियम का यहाँ पे +3। आयोडीन का यहाँ पे कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब आयोडीन तो आपके पास में -1 से 0 में जा रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो -1 से 0 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। इधर अगर अपन बात करते हैं तो ये +6 से +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो किस तत्व का अपचयन हो रहा है, I- का हो रहा है। किसका हो रहा है, I- का। ये ऑप्शन हो पहला। ये आयोडीन का। देखो अभिक्रिया दे रखी है आपके पास में लिथियम और ये आपके पास में, तो लिथियम का क्या होता है, यहाँ पे लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और नाइट्रोजन का भी 0। अब यौगिक में लिथियम है तो लिथियम का यहाँ पे कितना हो जाएगा, +1। 3 लिथियम का प्लस का, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, -3। तो लिथियम तो 0 से +1 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जबकि नाइट्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, लिथियम का ऑक्सीकरण होता, सही तो बात, लिथियम का अपचयन होता नहीं, गलत है। नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण नहीं, अपचयन होता, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो निम्न में से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है, और रिडॉक्स अभिक्रिया पहचानी है तो आपको पता नाइट्रेट का पूरे का कितना होता है, ये पूरे नाइट्रेट का कितना होता है, -1, तो Ag का +1। सोडियम का आपको पता +1 होगा और क्लोरीन का -1 होगा। यहाँ पे वही Ag का +1 होगा, क्लोरीन का -1 होगा, सोडियम का +1 और पूरे नाइट्रेट का आपके पास में कितना है, -का। तो किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। न आपके पास में सिल्वर के, न नाइट्रोजन के, न ऑक्सीजन के। इसका मतलब ये न तो आपके पास में ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, नहीं आपके पास में अपचयन है। इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ पे देखो 2 क्लोरीन का -2, तो यहाँ पे टिन का कितना हो जाएगा आपके पास में, +2 हो जाएगा। यहाँ पे वही 2 क्लोरीन का -2, तो मरकरी का कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इधर अगर अपन बात करते हैं, ये Hg2Cl2 है, 2 क्लोरीन का -2, तो 2 मरकरी का +2 होना चाहिए, तो 1 मरकरी का यहाँ पे +1 ही होगा। और यहाँ पे टिन की बात करें तो 4 क्लोरीन का -4, तो टिन का अकेले का कितना होगा, +4। तो इसका मतलब टिन तो SnCl2 +2 से +4 में जा रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है आपके पास में, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और मरकरी का आपके पास में +2 से, तो इसका क्या हो रहा है आपके पास में, अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई नहीं हो गई, इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और इसमें अपचयन भी हो रहा है। यहाँ कैल्शियम का देखो +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, वही कैल्शियम का +2, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का किसी भी परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। इधर इसी प्रकार ये देखो आपके पास में क्रोमियम का यहाँ पे कितना हो जाएगा, +6। यहाँ भी क्रोमियम की बात करते हैं तो +6 हो जाएगा। इसका मतलब परिवर्तन हो ही नहीं रहा, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का, तो इसका मतलब केवल कौन सी ऑप्शन होगा, दूसरा। फिर निम्न अभिक्रिया में अपचायक का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अगर अपचायक के तुल्यांकी भार की अपन बात करते हैं, ये सीएन है थोड़ी सी, तो देखो सबसे पहले तो आपको अपचायक पहचान है कि अपचायक कौन सा है। तो अपचायक कौन सा है अगर इसकी अपन बात करते हैं तो देखो यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा आपके पास में, आयरन को अक्स मानूंगा 6 CN का -6 होगा और ये -3। तो बताओ आपके पास में आयरन का कितना होगा, 6 उधर जाएंगे तो प्लस के, तो आपके पास में +3 बचा। यहाँ ऑक्सीजन का कितना आपके पास में, -1 है।
यहाँ पे आयरन की बात करते हैं तो मैं अक्स 6 CN का आपके पास में माइनस का 6 बराबर माइनस के 4, तो अक्स बराबर 6 उधर गया तो प्लस के, माइनस के, तो प्लस के कितने बचे आपके पास में 2। तो इसका मतलब चलो आगे अभी गिरे थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास में आयरन +3 से +2 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है आपके पास में, तो ये किसका कार्य कर रहा है आपके पास में, किसका कार्य कर रहा है, ये तो ऑक्सीकारक का कार्य हो गया।